नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी या इसको आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब देखो, नाम से थोड़ा लग रहा है जीवाणु भोजी, जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला। तो ऐसे जीवाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अर्थात ऐसे जीव जो जीवाणुओं को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित करते हैं। हालांकि जीवाणुओं का काम क्या है, संक्रमित करना, लेकिन ये जीवाणुओं को भी क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, या आप कह सकते हैं जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ऐसे जीव जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें हम जीवाणु भोजी कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है आपके, एक तो लैम्डा जीवाणु भोजी और एक है M13 जीवाणु भोजी। ठीक है, ये इसके जीवाणु बैक्टीरियोफेज के क्या हैं, उदाहरण है। लैम्डा जीवाणु भोजी होता है, एक होता है M13 जीवाणु भोजी। तो ऐसे जीव जो जीवाणुओं को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, उन जीवों को हम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जीवाणु भोजी जो वायरस हैं, जीवाणु भोजी वायरस की खोज 1915 में टोर्नन ने की थी। 1915 में टोर्नन ने की थी जीवाणु भोजी वायरस की खोज। अब प्लाज्मिड की तुलना में एक चीज आती है, एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई, अब आपको पता है कि जीवाणु भोजी कोस्मिड और प्लाज्मिड, जो कोस्मिड अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, प्लाज्मिड हमने पढ़ लिया। तो प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी और कोस्मिड ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो डीएनए को लेकर जाते हैं परपोषी कोशिका तक। तो ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि भाई, प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी अच्छा वाहक क्यों माना गया है ना। प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी को अच्छा वाहक क्यों माना जाता है, ये एक प्रश्न आता है भाई, कि भाई 3 वाहक हैं, हमने पढ़े हैं, एक आपके प्लाज्मिड, एक अभी हम पढ़ ही रहे हैं जीवाणु भोजी, और एक है कोस्मिड। तो इन तीनों जो वाहक हैं, ये क्या है, वाहक हैं, कैरियर हैं, ये कैरियर वाहक हैं। तो इनमें प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी को अच्छा वाहक क्यों माना जाता है, या प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी श्रेष्ठ वाहक क्यों है। तो इसका कारण क्या है, तो प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी द्वारा बड़े डीएनए खंडों की क्लोनिंग की जा सकती है। इसलिए जीवाणु भोजी को
इसलिए जीवाणु भोजी को प्लाज्मिड की तुलना में अच्छा वाहक माना जाता है। है ना। इसका अब ये थोड़ा सा आपने देखा होगा सर ये क्या है, डीएनए खंड आपने देखा होगा प्लाज्मिड में हमने पढ़ा था। तो प्लाज्मिड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डीएनए खंड होते हैं जिनकी क्लोनिंग की जाती है, डीएनए खंड जिनकी क्लोनिंग की जा रही है, ठीक है, उनकी जो साइज है वो 5 से 10 किलो बेस था। 5 से 10 किलो बेस डीएनए खंड थे जिनको जोड़ा गया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जीवाणु भोजी तो क्या है, प्लाज्मिड की तुलना में बड़े डीएनए खंडों की क्लोनिंग कर सकता है। देखो प्लाज्मिड है वो तो ये 5 से 10 किलो बेस डीएनए खंडों की क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, ठीक है। और ये जो जीवाणु भोजी है, बैक्टीरियोफेज है, यदि हम इसकी बात करें, बैक्टीरियोफेज यदि हम इसकी बात करें तो ये इससे बड़े जो डीएनए खंड हैं, बड़े डीएनए खंडों की क्या कर सकता है, ये क्लोनिंग कर सकता है। ये लगभग 20 से 24 किलो बेस डीएनए खंडों की क्या कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है। तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड तो 5 से 10 किलो बेस डीएनए खंडों की क्लोनिंग कर रहा है, और बैक्टीरियोफेज कितनी कर रहा है, थोड़े बड़े। यदि मान लीजिए डीएनए खंड बड़े रह गए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसने उसको छोटे खंडों में नहीं काटा है, बड़े खंडों में काट दिया है, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है उसको कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में ले जाने के लिए। तो अब उसको लेकर कौन जाए। तो प्लाज्मिड तो क्या कर रहा है, ओनली 5 to 10 किलो बेस जो डीएनए खंड है उनको क्लोनिंग करेगा। बैक्टीरियोफेज है वो 20 से लगभग 24 किलो बेस तक के डीएनए खंडों को क्लोनिंग कर सकता है। इसलिए बैक्टीरियोफेज को यानी जीवाणु भोजी को प्लाज्मिड की तुलना में अच्छा वाहक माना गया है। आगे है आपका अंतिम वाहक कोस्मिड। तो देखो कोस्मिड क्या होता है, कोस्मिड प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी का क्या होता है, संकरण होता है, संकरण होता है। अर्थात कोस्मिड में प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी दोनों के क्या होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कोस्मिड इक्वल प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज, है ना। मतलब इन दोनों, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में, कोस्मिड में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों आपस में जब संकर करते हैं तो फिर कोस्मिड क्या है, कोस्मिड का निर्माण होता है। कोस्मिड का निर्माण सर्वप्रथम 1978 में बारबरा हॉन व जॉन कॉलिंस ने किया था। है ना। कोस्मिड का निर्माण सर्वप्रथम, अब आपको पता है निर्माण कैसे हो रहा है, प्लाज्मिड
प्लस बैक्टीरियोफेज दोनों को आपस में संकरण से, हाइब्रिड से कोस्मिड का निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण सबसे पहले 1978 में बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस ने किया था। एक ये कोस्मिड का एक एग्जाम्पल है PLFR5, ये एक कोस्मिड का एग्जाम्पल है PLFR5, ये एक कोस्मिड है आपके PLFR5 पे। तो कोस्मिड में क्या हो रहा है कि अब देखो इसके अंदर भी दो सक्रिय स्थल हैं, कोस्मिड के अंदर भी क्या है, दो सक्रिय स्थल है, एक तो ये रहा और एक ये, दो सक्रिय स्थल हैं। साथ ही साथ ये प्रतिरोधी भी है इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन है ना, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी इसके अंदर प्राय उपस्थित होते हैं। और यहां पर एक पुनरावर्ती स्थल भी इसके अंदर उपस्थित है, एक क्रॉस स्थल भी उपस्थित है, ये क्रॉस स्थल भी है। तो इस प्रकार जो कोस्मिड होता है वो प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों का क्या होता है, संकरण हो सकता है। यदि आप साधारण भाषा में यदि हम देखें तो जीवाणु भोजी, ये जो कोस्मिड है ये प्लाज्मिड का और जीवाणु भोजी का क्या है, मेल है। आपस में जब दोनों मिलते हैं तो फिर कोस्मिड का निर्माण होता है। और इसका सबसे पहले निर्माण है 1978 में बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस ने किया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोस्मिड के अंदर जीवाणु भोजी के भी लक्षण पाए जाते हैं और प्लाज्मिड के भी लक्षण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के मिलने से क्या है, बना हुआ है। अब आगे देखिए पुनर्योगज कोशिका में डीएनए का गुणन। तो किसी परपोषी कोशिका में, किसी परपोषी कोशिका में डीएनए का गुणन, डीएनए का गुणन दो प्रकार से किया जाता है। किसी भी परपोषी कोशिका में डीएनए का पुनर्योगज दो प्रकार से किया जाता है। एक है आपके रूपांतरण द्वारा और दूसरा है पारक्रमण द्वारा। इन दोनों के द्वारा किसी परपोषी कोशिका में डीएनए का पुनर्योगज किया जाता है। इस क्रिया में परपोषी कोशिका के रूप में, परपोषी कोशिका के रूप में ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है। ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? परपोषी कोशिका के रूप में, है ना। पहले यहां क्या है, पुनर्योगज कोशिका में डीएनए का गुणन। किसी परपोषी कोशिका में डीएनए का पुनर्योगज दो प्रकार से होता है, एक रूपांतरण द्वारा, दूसरा पारक्रमण द्वारा। फिर है कि यहां पर परपोषी कोशिका के रूप में हम क्या लेते हैं, ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है वांछित, चौथा वांछित जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। सबसे पहले क्या होगा, वांछित जीन की पहचान, जो कि हमने कर ली है। तो सर्वप्रथम वांछित जीन की पहचान की जाती है। मतलब वांछित जीन यानी
जो जीन हमें चाहिए या जिस जीन के लक्षण हमें चाहिए वो वांछित है हमारे लिए, ठीक, बाकी हमारे लिए वांछित नहीं है, वांछित है वो। तो सर्वप्रथम वांछित जीन की पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद क्या होगा, पहचान करने के बाद वांछित जीन को, पहचान करने के बाद वांछित जीन को कहां, वाहक के साथ जोड़ा जाता है, कैरियर के साथ जोड़ा जाता है, वाहक के साथ जोड़ा जाता है। अब वाहक के साथ जोड़ने से क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमने वांछित जीन की पहचान की, उसको अलग किया जो हमें चाहिए था, और पहचान करने के बाद में, अलग करने के बाद में उस जीन को हमने किसके साथ जोड़ दिया, वाहक के साथ में जोड़ दिया, चाहे प्लाज्मिड हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, चाहे कोस्मिड हो, किसी के साथ में जो भी उचित रहेगा उसके साथ हमने उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब क्या होगा, जब वांछित जीन को किसके साथ में, वाहक के साथ जोड़ा जाता है, वाहक के साथ जोड़ा जाता है, तो कई अवांछित उत्पाद भी बनते हैं। हमें क्या चाहिए थे, वांछित उत्पाद, जो कि बन रहा है, नेचुरल बात है, बनेगा, है ना। वांछित जीन को हमने किसके साथ में, वाहक के साथ में जोड़ दिया। लेकिन अवांछित उत्पाद भी क्या होते हैं, साथ ही साथ बन जाते हैं। इन अवांछित उत्पादों को हटाने वाले जीन को क्या कहते हैं, मार्कर जीन। मार्कर जीन कहते हैं, ठीक है। यानी जब वांछित जीनों को वाहक के साथ में जोड़ा जाता है तो वांछित उत्पाद तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ अवांछित उत्पाद भी बनता है। तो इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं विशेष प्रकार के, जो क्या कहलाते हैं, मार्कर जीन कहलाते हैं, जो कि अवांछित उत्पादों को हटा देते हैं। अब आगे देखिए, मार्कर जीन विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं। यानी मार्कर जीन के कारण विशेष प्रकार के लक्षण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण, मार्कर जीन के कारण, जो कि अवांछित उत्पादों को हटाने वाले जीन हैं। इनके कारण जीनों के अंदर विशेष प्रकार के लक्षण भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। साथ ही एक और जीन होते हैं जिन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टर जीन। अच्छा भाई, अब ये रिपोर्टर जीन क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर जीन भी क्या करते हैं, कोशिकाओं के अंदर विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। रिपोर्टर जीन भी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल ल्यूसीफरेज,
जीन, ल्यूसीफरेज जीन। अच्छा, ये ल्यूसीफरेज जो जीन है ये कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जुगनू में। जुगनू आपने देखा होगा, जो रात को टिमटिमाते हैं, रात्रि के समय टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, बरसात के मौसम के समय ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो अब जो रात के अंदर जो जुगनू टिमटिमा रहे हैं, जो उनकी रोशनी दिखाई दे रही है, जिसके कारण वह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, सितारों के समान, है ना, तारों के समान वो टिमटिमाते हैं रात्रि के समय। तो जो टिमटिमा रहे हैं जुगनू, वो इस ल्यूसीफरेज जीन के कारण टिमटिमाते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्टर जीन है, ये जीवों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार के, है ना, बिल्कुल हटकर कुछ विशेष प्रकार के लक्षण जीव के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। तो अब किसी जीव के द्वारा चमकना ये एक विशेष लक्षण ही हो गया। हर कोई जीव है, हालांकि बाकी जो क्रियाएं हैं, श्वसन है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म में जो एक्टिविटीज है, सांस लेना, और इसके अलावा आपका चलना, घूमना फिरना, सोना उठना, ये सारी क्रियाएं सभी सजीवों के अंदर लगभग होती है, समान रूप से होती रहती है। लेकिन किसी जीव के द्वारा चमकना ये कुछ एक हटका लक्षण हो गया। तो इस प्रकार के जो लक्षण है, जो बिल्कुल अलग लक्षण है, जो बिल्कुल विशेष प्रकार के लक्षण है, वो लक्षण है वो इन रिपोर्टर जीन और मार्कर जीन के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो जुगनुओं के अंदर जो प्रदीप्त होता है जुगनू, है ना, जो जलता हुआ दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, वो इस ल्यूसीफरेज जीन के कारण दिखाई देता है। इसका अगला स्टेज है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। अब इसका अर्थ क्या है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति से तात्पर्य ये है कि वांछित जीन की अभिव्यक्ति, यानी वांछित जीन की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि जीन को किसी पादप या जंतु में निवेश करवा के वांछित उत्पाद प्राप्त करना। पहले क्या था, जो ये जीन थे वो किसी वाहक के साथ में थे, फिर वो वाहक लेके आया और उसको कहां पर ये छोड़ देगा, किसी जंतु के अंदर या पादप के अंदर, या उसके अंदर उसको गुणन करवाएगा। अब वहां पर क्या होगा, जब पादप के अंदर आ गया और जंतु के अंदर आ गया कोई विजातीय जो जीन है। अभी ये यदि मान लीजिए कोई पादप है या कोई जंतु है जिसके अंदर ये जीन आए, तो ये खुद के जीन थोड़ी है, वो तो किसी दूसरे के जीन है, वो तो कहीं दूसरे के किसी दूसरे जीव का डीएनए है। तो वो डीएनए या जीन है वो हम किसी दूसरे पादप और जंतु में क्या करें, निवेश करवा रहे हैं। किसी वाहक की सहायता से हमने निवेश करवा दिया, तो क्या होगा, हमें उत्पाद प्राप्त होगा, एक नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। अब तो प्रोडक्ट जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन हमें चाहिए था, वांछित जो जीन चाहिए था, वो अब क्या हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, वो अपने लक्षण दिखा रहा है। किसके थ्रू लक्षण दिखा रहा है? इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस उत्पाद के थ्रू। ये लक्षण नहीं है, पादपों और जंतु के लक्षण नहीं होंगे। अब वो लक्षण किसके, जो वांछित जीन था, जिस जीन के भाई हम जो सारी जो अब ये हम जो जितनी भी क्रिया कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ऐसे ही तो कर नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, कुछ विशेष लक्षण वाले जीव, कुछ विशेष लक्षण वाले पादप कह सकते हो या आप जंतु कह सकते हो, है ना, जिनके अंदर जो जीन जैसे लक्षण हम चाहते हैं, जैसे लक्षण हम चाह रहे हैं, उस लक्षण वाले वो जीव हमें मिले, उस लक्षण वाले वो जंतु हमें मिले। तो ये उसी के लिए तो हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं तो हमें कोई थोड़ी हम इतना इसमें माथा लगाते कि भाई सब इतनी क्रिया कर रहे हैं हम, तो हमें वांछित उत्पाद कब प्राप्त कब होगा, कि जब ये जो वांछित जीन हमने लिया है ना, जिसको हमने अलग किया है, फिर वाहक के साथ मिलाया है, फिर परपोषी कोशिका में उसका गुणन करवाया है, जितना ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं,
ये वांछित जीन जाकर कहां प्रकट होगा? उत्पाद के रूप में। और उत्पाद कौन सा है? जो भी हमारा पादप है या जंतु है जिसके अंदर हमने ये इसका निवेशन करवाया है इस वांछित जीन का, तो उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अब देखो फायदेमंद कैसा है, जैसे ई कोलाई से इंसुलिन प्राप्त करना। ई कोलाई से क्या है? इंसुलिन प्राप्त करना। तो ये जो इंसुलिन प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है ना। इंसुलिन प्राप्त करना क्या है? उत्पाद है। तो जो वांछित जीन की जो जीन था जिसका जो काम था, है ना, जो इसकी जो क्वालिटी थी वो यहां पर दिखा रहा है, वो जीन के इंसुलिन उत्पन्न कर रहा है ना। इस प्रकार जब विजातीय डीएनए किसी पादप या जंतु में निवेशन कराया जाता है तो इस प्रकार के पादप या जंतु क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु। या तो ट्रांसजेनिक पादप कहलाएगा या ट्रांसजेनिक जंतु। अब देखो यहां पर क्या है? विजातीय डीएनए, कोई दूसरा डीएनए है। पादप का और जंतु का स्वयं का डीएनए तो है ही है, बल्कि हमने उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया? विजातीय किसी दूसरी जाति का, यानी अन्य दूसरी जाति का डीएनए जब हम किसी पादप या जंतु के अंदर हमने उसको निवेश करवा दिया तो अब क्या होगा? एक नए लक्षण वाला पादप बन जाएगा, एक नए लक्षण वाला जंतु बन जाएगा, जिसके अंदर दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, है ना। जो डीएनए हमने लिया है विजातीय डीएनए, इसका इनके लक्षण भी होंगे और स्वयं के तो होंगे ही होंगे, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा पादप और जंतु। तो इस प्रकार के पादप और जंतु जिसके अंदर कोई विजातीय डीएनए किसी दूसरे जीव का डीएनए मिला दिया गया है, तो अब वो ट्रांसजेनिक हो गया है ना। अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो बदल गया है, उसका स्वरूप बदल जाएगा, उसके गुण बदल जाएंगे, उसके लक्षण बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे जो लक्षण हैं वो स्वयं के नहीं रहे, अब कुछ लक्षण किसी दूसरे डीएनए के भी उसके अंदर आ चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ऐसे पादप और जंतु जिनके अंदर विजातीय डीएनए मिला दिया जाता है तो वो ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं।